हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। हम नेशनल इनकम का चैप्टर कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने सर्कुलर ऑफ इनकम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम अपनी आज की क्लास के अंदर कुछ और टॉपिक्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और साथ साथ जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये नॉर्मल रेजिडेंट्स होते कौन है? हमारी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू या नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। मैंने वो कहा था अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स का जो टॉपिक है वो है क्या? देखो, एक रेजिडेंट और सिटीजन में फर्क होता है। सिटीजन वो होता है जो देश में पैदा हुआ है, लेकिन रेजिडेंट वो है जो देश में रह रहा है। मतलब यहां पर सिटीजन और रेजिडेंटशिप में थोड़ा सा फर्क है। जो सिटीजन है ना, वो एक लीगल कंसेप्ट है। मतलब एक आदमी देश में पैदा हुआ है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में है। फॉर एग्जांपल, अगर प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में है या उसका पासपोर्ट इंडिया में है तो वो देश का सिटीजन बन गया। तो सिटीजनशिप जो होती है वो इंडिया में पैदा हुआ हो या वो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंगली देश का सिटीजन बन गया है, तो सिटीजन तो हो गया देश का नागरिक। लेकिन जो रेजिडेंट है वो निवासी है। निवासी जो है मींस जो रेजिडेंट है ना, वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इकोनॉमिक कंसेप्ट मींस ये देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट जो देश का है, इट रेफर्स टू वो सारी इंडिविजुअल्स, वो सारी इंस्टीट्यूशंस जो नॉर्मली, आम तौर पर, ऑर्डिनरली, सामान्य तौर पर वो इस देश में रह रहे हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। तो अगर वो इस देश के अंदर 1 साल से ऊपर से रह रहे हैं और उनका दूसरी चीज, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में है। दो चीज ध्यान रखनी है, स्टे ऑफ इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर and center of economic interest in that country. These two things, ये दो चीजें अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप उस देश के रेजिडेंट बनते हो। ठीक है ना? तो रेजिडेंट के लिए दो चीजें जरूरी होगी, एक तो उसका स्टे इन डोमेस्टिक टेरिटरी और साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स उसका कंजम्पशन हो, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, वो सब चीजें अगर देश में हैं तो वो सब वो लोग देश के रेजिडेंट बन जाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जो देश में पैदा हो रहा है वो तो है सिटीजन, लेकिन जो देश में रह रहा है, देश में रहने वाला वो फॉरेनर भी हो सकता है। तो अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहा है, उसकी इनकम यहाँ पर है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर है, उसका स्टे इस देश में 1 साल से ऊपर है, उस देश का रेजिडेंट बन जाता है। ये तो रेजिडेंट का मीनिंग हुआ। लेकिन हमारे पास इकोनॉमिक्स के लिए एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो लोग इंक्लूड नहीं होते नॉर्मल रेजिडेंट में, वो कौन होते हैं? विच आर द पर्सन्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल, फॉरेन टूरिस्ट। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट हमारे इंडिया में आता है स्टडी के लिए, मेडिकल इलाज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कॉन्फ्रेंसिस के लिए, अगर ये इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इस देश में आते हैं और वो 1 साल से ऊपर स्टे हो गया उनका इस देश के अंदर, तब भी वो इस देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो 1 साल से ऊपर स्टे हो गया है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश में नहीं है। अगर हमारे देश के लोग भी, हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं और वहां पर उनका स्टे 1 साल से ऊपर है, पर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं है, मतलब वो हमारे देश के रेजिडेंट कहलाएंगे। तो फॉरेन टूरिस्ट हमारे इंडिया में आ रहे हैं स्टडी, मेडिकल, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, वो देश के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही फॉरेन स्टाफ, अगर हमारे देश के अंदर कोई फॉरेन एम्बेसी है, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके अंदर जो फॉरेन स्टाफ काम कर रहा है, दे विल नॉट बिकम they will not become the normal resident of a country. हमारे देश के अंदर यूएनओ, IMF, WHO के ऑफिसेस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सारे ऑफिस बने हुए हैं। दे आर नॉट कॉल्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। वो उसी देश के रेजिडेंट कहलाएंगे जिस देश में उनका एक्चुअल ओरिजिन है। एम्प्लॉइज, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, IMF, WHO के जो एम्प्लॉइज हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उन लोगों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज भी नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन अगर इंडियंस काम कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो वो देश के रेजिडेंट्स कहलाएंगे। ऐसी फॉरेन शिप्स हैं, फॉरेन वेसल्स इंडिया के अंदर आते हैं,
और फॉरेन वेसल्स इंडिया के अंदर आते हैं, उनके क्रू मेंबर्स अगर उनका स्टे 1 साल से ऊपर यहाँ पर हो भी गया है, वो भी इस देश के रेजिडेंट नहीं कहलाते। ठीक है, ऐसी बॉर्डर वर्कर्स हैं। अब बॉर्डर वर्कर्स मतलब नेपाल से लोग इंडिया में काम करने आते हैं और शाम को वापस नेपाल चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोग यहाँ पर काम तो कर रहे हैं पर यहाँ पर उनका स्टे नहीं है 1 साल से ऊपर का, वो एक दिन में आते हैं 1 दिन में चले जाते हैं, तो ये लोग भी देश के रेजिडेंट नहीं कहलाते। तो चाहे बॉर्डर वर्कर्स हो, क्रू मेंबर्स हो, ये लोग देश के रेजिडेंट नहीं कहलाते। देश के रेजिडेंट वही कहलाएंगे जो जिनका स्टे इस साल इस देश में 1 साल से ऊपर है और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश में है, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो। ठीक है ना, तो ये हमारा कैटेगरी होगी नॉर्मल रेजिडेंट के लिए। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी का। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? अब हमारे पास एक आम आदमी की भाषा में देखा जाए तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटेज, जहां हमारी आर्मी खड़ी है, जो हमारा मैप है, नक्शा है, उसके अंदर जो भी हमारा एरिया है वो सब हमारा क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन ये आम आदमी के हिसाब से है। इकोनॉमिक्स के अंदर इसको नेशनल इनकम के पर्पज के हिसाब से इसको थोड़ा सा हम वाइडर सेंस देते हैं। वाइडर सेंस का मतलब है यहाँ पर हम कुछ और चीजें भी इंक्लूड करते हैं उस मैप के अलावा, जो चीजें मैप के अंदर हमारे पास है उसके अलावा भी अगर कोई चीजें हैं वो कौन कौन सी आ सकती है, जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अगर कोई शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। अगर कोई शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स चला रहे हैं किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में, किन्हीं भी दो कंट्रीज का मतलब है जरूरी नहीं कि हमारे देश के अंदर, अगर किसी भी दो देश के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट या कोई एयरक्राफ्ट चल रहा है कोई दो देश के बीच में, मान लो जापान एंड यूएस के बीच में, और जापान और यूएस के बीच में अगर उस शिप्स को या एयरक्राफ्ट को चलाने वाले हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं तो उनकी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी। ओके, तो किसी भी दो देश के बीच में शिप्स चलाने वाले, एयरक्राफ्ट चलाने वाले हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनको ऑपरेट करने वाले, ऑनरशिप उनकी है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा बनेंगे। इंडिया के अंदर हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये भी फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल मछली पकड़ने की कोई शिप बोट्स होती हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्लेटफॉर्म हैं, अगर वो इंटरनेशनल वाटर्स में हमारे नेशनल वाटर्स के अंदर कर रहे हैं वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही। साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर उन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म को चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले हमारे देश के रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं देश के, तो दे विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के रेजिडेंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा बनेंगे। इसी तरीके से हमारे देश की इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री ऑफिसेज अगर इंडिया से बाहर लोकेटेड हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी अमेरिका में, इंडियन एम्बेसी जापान में, अगर कहीं पर भी है तो वो हिस्सा, वो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है ना, ऐसी अगर फॉरेन एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो हमारी टेरिटरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन एम्बेसीज हमारी इंडियन एम्बेसी देश में किसी वर्ल्ड में कहीं पर भी हो वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा बनेगी। मींस ये तो होगी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जांपल एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री, अगर किसी यूएस की एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री ऑफिस हमारे इंडिया के अंदर बने हुए हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पिछले वाले बताया था, यूएनओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर इंडिया के अंदर काम कर रही हैं दे विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हो गए डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब मीनिंग हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी का, और क्या क्या इंक्लूड करते हैं और क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी, मान लो यूएस की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया के अंदर है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हिस्सा होगा या नहीं होगा? अगर माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया के अंदर है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा इंडिया में कहलाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कोई एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री ऑफिस है, यूएनओ है, आईएमएफ है, ये चीजें जो हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करती। अगर कोई कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक प्राइवेट कंपनी है, वो कंपनी इंडिया में काम कर रही है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर कोई रिलायंस का ऑफिस यूएस के अंदर है, यूएस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर अगर रिलायंस का ऑफिस है तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा बनेगा हमारे इंडिया का? वो नहीं बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है, फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल सिटी बैंक है वो इंडिया में काम कर रहा है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर हमारी इंडियन कंपनी अगर बाहर काम कर रही है, बाहर उनका ऑफिस है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हमारी नहीं बनेगा। तो कोई भी इंडियन कंपनीज अगर बाहर काम कर रही हैं तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी हिस्सा नहीं बनेगी, और फॉरेन कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं
तो वो वहाँ की नहीं हमारी डोमेस्टिक का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन कोई एम्बेसीज वगैरह हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री ऑफिस हैं, ये जिस देश में होंगे उसी देश की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। हमारी इंडियन एम्बेसी कहीं पर भी हो वो हमारी टेरिटरी में, फॉरेन एम्बेसी हमारे फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारे देश में है तो वो उनकी टेरिटरी में। इस तरीके से ये डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स का टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, इसमें से अगर कोई डाउट लगता है या कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आता है कि इसको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करें ना करें, रेजिडेंट्स में इंक्लूड करें ना करें, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालो। कुछ भी समझ ना आया हो तो मैं उसका रिप्लाई आपको उसी सेक्शन में दे दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर मैंने आपको बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हमारे पास 4 टाइप के फैक्टर है, इनको जो भी पैसा मिलेगा वो फैक्टर इनकम है। तो फैक्टर इनकम का मीनिंग है जो इनकम फैक्टर्स को मिलती है, ओके, विच इज रिसीट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। अगर ये फैक्टर सर्विसेज दी गई हैं, उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में इनको फैक्टर को पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। यानी कि जैसे फैक्टर्स को पैसा मिल रहा है, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को। लैंड, लेबर, कैपिटल को जो पैसा मिल रहा है किस फॉर्म में मिल रहा है? रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। इस फॉर्म में जो पैसा मिल रहा है वो सारी हमारी फैक्टर इनकम है, ठीक है ना। लेकिन डोमेस्टिक इनकम, ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो बिना कोई सर्विस दिए, बिना कोई काम किए, बिना कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए अगर कुछ पैसा वापस मिल रहा है हमें तो वो ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। यानी कि कमाकर नहीं कमा रहा, कमाकर पैसा नहीं मिल रहा, वैसा ही मिल रहा है। तो इट इज अ फैक्टर इनकम के मुकाबले में ट्रांसफर इनकम जो होती है वन वे ट्रैफिक की तरह होती है, सिर्फ पैसा मिल रहा है, इसके बदले में कोई देना नहीं है। जैसे ये तो फैक्टर्स को मिलती है, फैक्टर इनकम जो हमारे फैक्टर्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल को मिल रही है, लेकिन ये ट्रांसफर इनकम हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट को किसी फॉर्म में मिल सकती है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल को तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट को मान लो कहीं से हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, डोनेशन मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, ओल्ड एज पेंशन। अब आपको एग्जांपल दूं, एक रिटायरमेंट पेंशन होती है। रिटायरमेंट पेंशन जो होती है वो काम करने के बदले में रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो रिटायरमेंट पेंशन जो है वो इस वेजेस का हिस्सा बनेंगे, तो वो तो आपकी फैक्टर इनकम कहलाएगी। लेकिन क्योंकि ओल्ड एज पेंशन जो है वो बुजुर्गों को मिल रही है बिना काम किए, तो वो हमारी ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारों को अगर सरकार की तरफ से अलाउंस मिल रहा है वो भी हमारी ट्रांसफर इनकम कहलाएगी, फैक्टर नहीं, क्योंकि ये सारा पैसा कमाया नहीं जा रहा। मतलब फैक्टर इनकम वो है जो अर्निंग कंसेप्ट है, यानी कि ये कमाया जा रहा है और ये सिर्फ मिल रहा है, रिसिप्ट। तो वन साइडेड या वन वे ट्रैफिक की तरह ये कंसेप्ट है। फैक्टर इनकम जो है वो हमारे लिए मेन इनकम है, इसलिए इसको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड करेंगे। लेकिन ट्रांसफर इनकम ना तो देश की डोमेस्टिक इनकम में और ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया फाइनल फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के अंदर। तो इस पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फैक्टर इनकम ही आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी है, ट्रांसफर इनकम देश की इनकम में इंक्लूड नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है? देखो, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी पूरी तरह बने नहीं है, कहते हैं विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर में है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन का काम बाकी रह गया है। लेकिन फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जो अपनी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, जो प्रोडक्शन पूरी हो चुकी है वो फाइनल गुड्स, और जिन पे अभी कुछ काम बाकी रह गया, जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की क्रॉस नहीं किया है, वो कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं कभी तैयार नहीं है यूज के लिए, फाइनल यूजर्स अभी इसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक कुछ काम बाकी रह गया। लेकिन फाइनल गुड्स होते हैं बिल्कुल रेडी के लिए, यूज के लिए रेडी हैं, फाइनल यूजर्स के लिए, कंजम्पशन के लिए तैयार हैं, या प्रोड्यूसर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। तो ये बिल्कुल फाइनल रेडी हैं, इसलिए फाइनल गुड्स की कैटेगरी में। लेकिन जिसमें काम अभी बाकी रह गया है, पूरा यूज नहीं हुआ है, अभी काम बाकी चल रहा है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, या तो ये फर्दर सेल में काम आएंगे, यानी रीसेल होगी, मतलब इसकी रीसेल होती है, या फिर इसको रॉ मटेरियल यूज किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर। तो या तो रॉ मटेरियल तरह यूज किया जाएगा प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर आगे रीसेल की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किराने वाला अगर दाल खरीदते दाल बेचता है तो वो रीसेल कर रहा है, मतलब वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और अगर कोई लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है तो रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन फाइनल गुड्स ना तो रीसेल होते हैं, ना ही इनको इनपुट्स की तरह यूज किया जाता है आगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो फाइनल गुड्स बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए, ना तो इनको इनपुट्स की तरह यूज किया जाएगा, ना ही रीसेल किया जाएगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, या तो उनकी रीसेल होगी या फिर फर्दर प्रोडक्शन में काम आएगी, ठीक है ना। और देखो, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ना तो हम डोमेस्टिक इनकम में ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे अपनी। लेकिन फाइनल गुड्स सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है कि हमारे पास जो डेफिनेशन थी आपको याद होगा
कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करना है डोमेस्टिक नेशनल इनकम के अंदर, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करना अपने डोमेस्टिक या नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर अभी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होनी बाकी है। चाहे उसने बेचना है, खरीद के बेचना है, तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा, चीज की वैल्यू को बढ़ाएगा, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स कैटेगरी में आएंगे। लेकिन फाइनल गुड्स बिल्कुल तैयार हैं, दे आर रेडी फॉर यूज, इसलिए इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। लेकिन इसी में पढ़ते हैं एक और चीज हम, कि जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट का डिफरेंस है इतना इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि कोई इंटरमीडिएट गुड्स की लिस्ट या फाइनल गुड्स की लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, ये वाले गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये वाले गुड्स फाइनल गुड्स हैं। ये सब कुछ डिफरेंस आएगा ना, वो सिर्फ उसके यूज पे डिपेंड करेगा। द डिफरेंस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उसका यूज क्या हो रहा है, ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को देखकर हम नहीं कह सकते इंटरमीडिएट गुड्स है फाइनल गुड्स हैं, जबकि इसके यूज पे डिपेंड करेगा कि वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में जाएगा या फाइनल गुड्स की कैटेगरी में। एक ही कमोडिटी इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, सब कुछ डिपेंड करेगा उसके यूज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल चीनी, शुगर जो है, अगर उसको हलवाई खरीदता है आगे मिठाई बनाने के लिए, तो वो है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन उसको मैं खरीद के लाता हूं अपने घर में कंज्यूम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड। मिल्क सेम वही चीज, अगर कोई डेयरी वाला खरीदता है आगे अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन मैं मिल्क खरीद के लाता हूं अपने लिए पीने के लिए, चाय में डालने के लिए, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। कार अगर मैं खरीदता हूं अपने यूज के लिए, तो वो कार मेरे लिए फाइनल गुड है। लेकिन वही कार अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रैवलिंग एजेंसी अगर कोई खरीदती है लोगों को ले जाने आने के लिए, तो वो टैक्सी का काम करेगी, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगी। स्विंग मशीन हम लोग अपने घर में खरीदते हैं तो फाइनल गुड है, क्योंकि हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन वही अगर टेलर खरीदता है उससे कपड़े बनाने के लिए, तो वो स्विंग मशीन उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगी। तो इसका मतलब है कोई भी चीज फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स की लिस्ट में ऐसे नहीं आ सकती, इट विल टोटली डिपेंड ऑन इट्स यूज। तो डिस्टिंक्शन जो है इनके बीच में वो सिर्फ यूज पे डिपेंड करेगा। अगर उसका एंड यूज कंजम्पशन है, उसका एंड यूज इन्वेस्टमेंट है, तब तो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वो गुड अगर रीसेल हो रही है, उसकी फर्दर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक, तो वो आएगा इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में। ओके, अब इसी तरीके से एक और हमारे पास है प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो गुड्स की प्रोडक्शन में काम आएंगे, फर्दर प्रोडक्शन में काम आएंगे। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी यूज कर रहे हैं फर्नीचर चेयर बनाने के लिए, या फिक्स एसेट्स की तरह यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं फार्मिंग में, तो ट्रैक्टर फिक्स एसेट्स है, तो उसको फार्मिंग में यूज करेंगे तब भी वो प्रोड्यूसर गुड्स है, और लकड़ी की तरह यूज करेंगे उसको फर्नीचर बनाने में, तब भी वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हुए वो प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम तो आते हैं और वो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेवरल ईयर्स। तो कई साल तक काम करेंगे और उसकी वैल्यू भी हाई रहेगी। तो यही फर्क है, कैपिटल गुड्स भी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रहे हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रहे हैं, जैसे लकड़ी यूज की थी या फिक्स्ड ट्रैक्टर यूज किया था। लेकिन ये जो कैपिटल गुड्स हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, कई साल तक यूज करते हैं, उनकी वैल्यू भी बहुत हाई होती है। तो प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, ये सब कैपिटल गुड्स हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं ना, वो प्रोडक्शन में काम तो आते हैं, वो सारे लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं होते। लेकिन कैपिटल गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते ही आते हैं, तो उसको प्रोड्यूसर गुड्स कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो कह सकते हैं ऑल कैपिटल गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो कहलाएंगे, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि वही चीज कैपिटल गुड्स में आएंगी जिनकी वैल्यू हाई हो और जो कई साल तक यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें, हम हथौड़ी यूज करते हैं, अब हथौड़ी यूज करते हैं, वो प्रोड्यूसर गुड्स जो है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में काम आ रही है, बट उसकी वैल्यू भी कम होती है और वो कई साल तक यूज में नहीं होती है। इसका मतलब है ये प्रोड्यूसर गुड्स तो कहलाएगी हथौड़ी, लेकिन कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आ पाएगी। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है और किस बेस पर हम इनको डिफरेंस निकालते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस क्या होता है। और उससे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे और नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इन टॉपिक्स में से अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल सॉल्व दैट, आई विल गिव यू आंसर। तो अगली क्लास में हम कुछ और मेन कंसेप्ट्स पकड़ेंगे जो इससे जुड़े नेशनल इनकम में हैं, जिसमें जो न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीजें हैं वो हम सब पढ़ेंगे। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो आप स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स
for the coming videos. Till then, goodbye. Thank you.